मेरी पत्नी की पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक ही हुई थी, लेकिन फिर भी वह बांझ निसंतान महिलाओं का इलाज करती थी। और हैरानी की बात ये थी कि जिन महिलाओं का वह इलाज करती थी, वे कुछ समय बाद सच में गर्भवती हो जाती थीं। उसने छत पर बने एक कमरे में अपना क्लिनिक बनाया था, लेकिन वहां जाने की मनाही सिर्फ मुझे थी। मुझे अपनी पत्नी पर शक होने लगा, तो एक दिन मैंने बुर्खा पहनकर उसके क्लिनिक में जाने का फैसला किया। लेकिन अंदर जो नज़ारा मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी पत्नी तो उन औरतों के साथ। मेरा नाम मनोज है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हम कई सालों से उसी जगह रह रहे थे। मेरी अच्छी पढ़ाई होने के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, और मेरी पत्नी की पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक ही हुई थी। हमारे बुरे दिन चल रहे थे, तभी मेरी पत्नी ने एक नया विचार निकाला। उसने हमारे घर की छत पर एक छोटा क्लिनिक शुरू किया, जहां वह बांझ महिलाओं का इलाज करती थी। शुरुआत में पहले 1 साल तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। उस पूरे साल में उसके पास सिर्फ 2 महिलाएं आईं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वे दोनों महिलाएं गर्भवती हो गईं। इसके बाद धीरे धीरे उसके क्लिनिक की ख्याति दूर दूर तक फैल गई, और अब उसके पास रोज भीड़ लगने लगी। मेरी पत्नी दिन भर छत पर महिलाओं का इलाज करती थी, जबकि मैं नीचे काउंटर संभालता था। बदले में वह मुझे अच्छा वेतन भी दिया करती थी। एक दिन सुबह सुबह क्लिनिक में एक दंपति आया। मैंने केवल उस औरत को ऊपर क्लिनिक में भेजा और उसके पति को नीचे सोफे पर बैठने के लिए कहा। आधा घंटा बीत गया, लेकिन उसकी पत्नी नीचे नहीं आई, तो उसका पति बेचैन होकर ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उसे समझाया, आपकी पत्नी के साथ ऊपर और भी महिलाएं हैं, इसलिए मैं आपको ऊपर नहीं जाने दे सकता। मेरी अपनी पत्नी भी मुझे कभी ऊपर जाने नहीं देती। मेरी इस बात पर वह आदमी शांत होकर फिर से बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2 और औरतें बुर्खा पहनकर आईं और सीधे ऊपर क्लिनिक में चली गईं। लगभग 2 घंटे बीत जाने के बाद उस आदमी की पत्नी नीचे आई। मैंने उस औरत पर एक नज़र डाली। उसके हाथ में कोई दवा या सामान नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी और संतोष साफ झलक रहा था। वह अपने पति के साथ चली गई, और कुछ ही देर बाद वे दोनों बुर्खा पहनी महिलाएं भी उनके पीछे पीछे निकल गईं। मेरी पत्नी समृद्धि भी कुछ देर बाद क्लिनिक से नीचे आई। उसने चेहरे पर लगा मास्क उतारा और हाथ में पकड़े हुए ग्लव्स पास की कचरे की टोकरी में फेंक दिए। उसके चेहरे पर भी खुशी और संतोष झलक रहा था। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाकर उससे एक सवाल पूछा, समृद्धि, तुम इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, फिर भी इन औरतों का इलाज कैसे कर लेती हो? इस पर वो मुस्कुराई और बोली, मेरे लिए इतना जानना ही काफी है कि मैंने कितनी ही बांझ औरतों के टूटते हुए घर बचाए हैं। लेकिन उसके इस जवाब में मेरे सवाल का असली उत्तर नहीं था। फिर भी मैं चुप रहा। मुझे नहीं पता वह मुझसे कौन सा रहस्य छिपा रही थी, लेकिन आखिर मैं उसका पति था, उसे कम से कम मुझे तो वह रहस्य बताना चाहिए था। शुरुआत में तो मैंने उसकी इस बिजनेस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, लेकिन धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि बहुत दूर तक फैलने लगी। पहले जहां 1-2 महिलाएं ही इलाज के लिए उसके पास आती थीं, अब दिन भर में दर्जनों महिलाएं इलाज के लिए आने लगीं। अब उसके लिए सब कुछ अकेले संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने नीचे काउंटर शुरू किया। उसे मदद की जरूरत थी, इसलिए मैं उस काउंटर पर बैठकर बांझ महिलाओं और उनके पतियों के ब्लड सैंपल लेने का काम करने लगा। उनका इलाज 3 से 4 घंटे तक चलता था। मैं हर बार समृद्धि से पूछता, तुम इन औरतों का आखिर इलाज कैसे करती हो? लेकिन हर बार वह मेरे सवाल को टाल देती। समृद्धि के क्लिनिक में मुझे जाने की सख्त मनाही थी। मुझे समझ में आता था कि जब क्लिनिक में पेशेंट होते हैं तब तो मुझे ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब कोई पेशेंट भी नहीं होता तब भी मुझे वहां जाने से रोका जाता। ऐसा क्यों? मैं ज्यादा सवाल नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं कई सालों से बेरोजगार था और पूरा घर उसी की कमाई से चलता था। पहले तो 2 वक्त का खाना मिलना भी मुश्किल था, ऊपर से 2 बच्चों की जिम्मेदारी मेरे सिर पर थी। मैं नौकरी विहीन था, इसलिए कभी कभी वही मुझे पैसे भी देती थी। मेरी पत्नी मुझसे कई बार झगड़ चुकी थी और एक बार तो गुस्से में अपने मायके भी चली गई थी। आखिरकार उसने खुद कुछ करने का निर्णय लिया। एक दिन उसने मुझसे कहा, मनोज, मैं छत पर बने कमरे में एक क्लिनिक खोलना चाहती हूँ। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या तुम डॉक्टर हो? तुम्हारी तो सिर्फ 10वीं तक ही पढ़ाई हुई है। इस पर वह बोली, तुम चिंता मत करो, बेरोजगार पति की पत्नी को घर चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है, नहीं तो गुजारा कैसे होगा? उसकी यह बात मेरे दिल में चुभ गई।
मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं मुंह फेरकर वहां से चला गया। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने किसी की मदद लिए बिना छत के उस कमरे को क्लिनिक में बदल दिया। उसने मुझे बताया कि वह बांझ महिलाओं का इलाज करेगी। शुरुआत में मैंने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे वह अपने काम में सफल होती गई। उसने अपनी मेहनत के बल पर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। मैं अक्सर यह जानने की कोशिश करता कि वह उन महिलाओं का इलाज कैसे करती है, लेकिन फिर मन में सोचता, जो भी करती है अपने घर और बच्चों के लिए ही तो करती है। मेरे माँ बाप को गुजरे कई साल हो चुके थे। मेरी एक छोटी बहन थी जिसका नाम मंदा था। उसकी शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उसे अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। इस वजह से उसका पति अक्सर उसे ताने देता था, सास ससुर उसे सताते थे और अब तो उसने दूसरी शादी करने की धमकी भी दे डाली थी। वो अक्सर ऐसी ही धमकियां देता रहता था। शादी के 10 साल बाद भी संतान न होने की वजह से मंदा पर बांझपन का ठप्पा लग गया था। मैंने अपनी बहन के बारे में समृद्धि से बात की, लेकिन उसने इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसका कारण भी वाजिब था। मंदा की शादी से पहले समृद्धि को मेरी बहन से बहुत अपमान झेलना पड़ा था। उस समय हमारे रिश्ते में कई कड़वाहटें थीं। मैं भी मंदा की बातों में आकर एक बार समृद्धि पर हाथ उठा चुका था। इन सब बातों को समृद्धि ने कभी नहीं भुलाया था और शायद इसलिए वह मेरी बहन का इलाज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। समृद्धि का क्लिनिक अब बहुत अच्छा चल रहा था। हमारे पास खूब पैसा आने लगा था। घर में चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मेरे मन में हमेशा यही सवाल घूमता रहता, आखिर समृद्धि उन औरतों का इलाज कैसे करती है। एक दिन एक आदमी अपनी पत्नी को लेकर मेरे पास आया। मैंने उसे नीचे सोफे पर बैठने को कहा और उसकी पत्नी को ऊपर क्लिनिक में भेज दिया। लगभग आधा घंटा बीत गया था कि तभी 2 बुर्का पहनी हुई औरतें आईं और मुझसे ऊपर जाने की अनुमति मांगने लगीं। मैंने उन्हें भी ऊपर जाने की इजाज़त दे दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन 2 बुर्का पहनी औरतों का इलाज अब तक समृद्धि ने क्यों नहीं किया, क्योंकि वे लगभग हर रोज़ क्लिनिक में आती थीं। 3-4 घंटे बाद वह मरीज औरत नीचे आई और उसके पीछे पीछे वही 2 बुर्का पहनी औरतें भी नीचे उतरीं। वे दोनों बहुत जल्दी में लग रही थीं, जैसे तुरंत कहीं जाना हो। अचानक मेरी नज़र एक बुर्का पहनी औरत की चप्पलों पर गई। उसने आदमी की चप्पलें पहन रखी थीं। ये देखकर मुझे शक हुआ। मैंने उसे रोकते हुए कहा, आप तो कई दिनों से यहाँ आ रही हैं, आपका इलाज अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? उस पर वह बोली, हम तो यहाँ इलाज करने आती हैं। तभी मुझे अचानक सब समझ में आ गया। ये दोनों बुर्का पहनी औरतें असल में मरीज नहीं थीं, बल्कि बांझ महिलाओं का इलाज करने वाली ही थीं। और मेरी पत्नी समृद्धि खुद उन सब का श्रेय लेती थी। लेकिन मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस नीचे काउंटर पर बैठकर अपना काम कर रहा था। इसी दौरान मेरी बहन मंदा का फोन आया। वो रोती हुई बोली, दादा, भाभी को मनाओ कि वो मेरा इलाज कर दें, क्योंकि मेरा पति अब मुझे तलाक देने वाला है। मैंने उसे बहुत समझाया और फिर फोन रख दिया। उसके बाद जब सारी महिलाएं क्लिनिक से जा चुकी थीं, तो मैं ऊपर समृद्धि से बात करने गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, समृद्धि ने मुझे जोर से धक्का देकर बाहर कर दिया। उसका ये बर्ताव मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे अपनी बहन की बात करनी थी, इसलिए मैंने वहीं खड़े होकर कहा, समृद्धि, मेरी बहन मंदा का इलाज कर दो, वह बहुत मुश्किल में है। इस पर उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती। तुम उसे कहो कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर इलाज करवाए। मैंने गुस्से में जवाब दिया, तो फिर बाकी औरतों से भी यही क्यों नहीं कहती कि वे बाहर किसी हॉस्पिटल में इलाज करवाएं? सिर्फ मेरी बहन को ही क्यों मना कर रही हो? इस पर समृद्धि ने दृढ़ आवाज में कहा, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं करूंगी। उस दिन के बाद मैंने समृद्धि से बात करना लगभग बंद कर दिया। लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने काम में पहले की तरह ही लगी रही, मानो कुछ हुआ ही न हो। आखिरकार अब समृद्धि पैसे कमाने लगी थी, इसलिए उसके मन में मेरे लिए कोई अहमियत नहीं बची थी। कुछ दिन बीत गए और एक दिन मेरी बहन मंदा रोती हुई हमारे घर आ गई। वह बोली, भैया कुछ भी करो, लेकिन भाभी को कहो कि वो मेरा इलाज कर दें। आज मेरे पति ने मुझे बांझ कहकर घर से निकाल दिया है और जल्द ही वह मुझे तलाक भी देने वाला है। मंदा की यह सारी बातें मेरी पत्नी समृद्धि भी सुन रही थी, लेकिन उसके दिल पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। उसका मन अब सचमुच पत्थर बन चुका था।
मैंने समृद्धि से कहा, शादी से पहले मंदा ने तुम्हारे साथ जो भी बुरा व्यवहार किया था, मैं उसकी माफी मांगता हूँ। लेकिन अब तो सिर्फ तुम ही उसके टूटते हुए घर को बचा सकती हो। इस पर समृद्धि ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर उसका पति उसे तलाक देना चाहता है तो देने दो। हम मंदा की दूसरी शादी कर देंगे, लेकिन मैं उसका इलाज नहीं कर सकती। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें सच में यही ठीक लगता है? क्या तुम चाहती हो कि उसे तलाक हो जाए? समृद्धि ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मैं अपने घर की किसी भी औरत का इलाज नहीं कर सकती। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान और गुस्से से भर गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद मंदा सचमुच तलाक लेकर हमारे घर आ गई। अब मुझे समृद्धि पर बहुत गुस्सा आता था। मैं हर हाल में ये जानना चाहता था कि उसने मंदा का इलाज क्यों नहीं किया। आखिर ऐसा कौन सा राज या मजबूरी थी जिसकी वजह से उसने इनकार किया। उधर मंदा भी अब समृद्धि पर और ज्यादा नजर रखने लगी थी। एक दिन वो मुझसे बोली, भैया, भाभी ने मेरा इलाज क्यों नहीं किया, ये बात मुझे भी जाननी है। लेकिन मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। मंदा ने मुझसे कहा कि भाभी के मन में जरूर कुछ काला है, इसलिए उसने मेरा इलाज नहीं किया। सच कहूं तो उसे लगता है कि भाभी इलाज तो नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें नुकसान ही पहुंचा रही है। उसने कहा, तुम्हारी आंखों पर उसने पैसे की पट्टी बांध रखी है। जब से मैं यहाँ आई हूँ, वे 2 बुर्खा पहने हुए महिलाएं रोज आती हैं। मुझे तो उनमें से एक पुरुष ही लगती है, पर तुम्हें कुछ पता नहीं चलता क्योंकि तुम पति पत्नी के ब्लड सैंपल लेने में व्यस्त रहते हो। क्या इन दोनों ने कभी तुम्हें खुद का ब्लड सैंपल दिया है? इसका मतलब है कि तुम्हारी पत्नी कोई बड़ा खेल खेल रही है। मंदा ने मुझे ये सारी बातें बताईं। मुझे भी पहले से ही उन बातों पर शक था। बहुत सोच समझकर मैंने मंदा से कहा, अगर कल कोई औरत इलाज के लिए ऊपर क्लिनिक में जाएगी तो हम दोनों बुर्खा पहनकर ऊपर चलकर देखेंगे कि वहाँ सच में क्या हो रहा है। अगले दिन सुबह जब एक औरत अपने पति के साथ इलाज के लिए आई तो मैंने उस औरत को ऊपर क्लिनिक में भेज दिया और उसके पति को नीचे सोफे पर बिठा दिया। मैं तुरंत घर के अंदर गया और मंदा को इशारा किया। हम दोनों ने जल्दी से बुर्का पहन लिया और ऊपर क्लिनिक में पहुंच गए। इलाज के लिए आई हुई महिला शांत बैठी थी। हम दोनों धीरे धीरे अंदर गए। समृद्धि को लगा कि हम वही 2 बुर्का पहने औरतें हैं जो रोज आती थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम दोनों जल्दी आ गईं। इस महिला का नाम दर्ज करो, इसका ब्लड ग्रुप है A+ और इसके लिए A+ ब्लड ग्रुप वाला बच्चा दे दो। ये सुनकर मेरे और मंदा के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर धीरे से अपने चेहरे से बुर्का हटा दिया। हमें देखकर समृद्धि के होश उड़ गए। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल जड़ हो गई। मैं गुस्से में बोला, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम इन औरतों पर असल में कौन सा इलाज करती हो। समृद्धि कुछ देर तक चुप बैठी रही, फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, तू बेरोजगार था, गरीबी ने हमें तोड़कर रख दिया था। तभी मेरी एक सहेली ने मुझे सलाह दी कि मैं बांझ औरतों का इलाज करूं। मेरी वही सहेली एक NGO चलाती है जहां ऐसे अनाथ बच्चों को रखा जाता है जिन्हें उनके माता पिता कचरे के ढेर में छोड़ गए थे। कुछ लड़कियां जो गलती से गर्भवती हो गईं, वे भी अपने नवजात बच्चे वहीं छोड़ जाती हैं। ऐसे कई परित्यक्त बच्चों को वह अपने कार्यालय में रखती थी। मेरी दोस्त ने मुझसे कहा कि हमारे समाज में यदि किसी स्त्री को संतान नहीं होती तो घर वाले दत्तक लेने की बजाय दूसरे विवाह पर जोर देते हैं। इस कारण बहुत सी महिलाओं के घर गृहस्थी उधर जाती है। मेरी वो दोस्त ने मुझे 2 सहायक थीं जो मेरे काम में मदद करती थीं। वे 2 महिलाएं अब वही उन मरीजों के साथ आती जो मेरे यहाँ उपचार के लिए आती थीं। इसका मतलब साफ था, मैं असल में कोई चिकित्सकीय उपचार नहीं कर सकती, परंतु तुमको एक बच्चा मिल जाएगा। मैं उस महिला और दानकर्ता दोनों का ब्लड ग्रुप लेती थी और उनमें से किसी एक ब्लड ग्रुप के अनुरूप बच्चा 9 महीने बाद उस महिला के हाथ में दे दिया जाता था ताकि उसके पति उसके साथ बने रहें। इसके लिए उन महिलाओं को 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक करना पड़ता था। कुछ महिलाएं 9 महीने बाहर ही रहती, कुछ घर पर बिस्तरस्त का अभिनय करती। डिलीवरी की तारीख आने पर हम उन्हें उन्हीं अस्पतालों में भेजते जहां के डॉक्टर मेरी दोस्त को जानते थे। ये सुनने में भले ही आसान लगे, लेकिन इसे करना बहुत कठिन था। हमारे इस काम से कई महिलाओं का जीवन और उनका संसार बर्बाद होने से बच रहा था, इसलिए मैं इस नेक काम के लिए तैयार हुई। यदि कोई अच्छी बात झूठ के सहारे पूरी होती है तो वह झूठ बोलना भी बुरा नहीं माना जाना चाहिए।
मैं मंदा का उपचार इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं उसे हमारा रहस्य पता न चल जाए। चूंकि हमारे रिश्ते पहले से ही अच्छे नहीं थे, मुझे लगा कि वह ये बात सबको बता देगी। इस पर मंदा बोली, अगर तुमने मेरे लिए ऐसा कुछ किया होता तो मैं किसी से कुछ नहीं कहती। मैं 9 महीने यहीं रहती, मेरा घर संसार तो बच जाता। भाभी, मैं और मेरा पति शायद अलग भी न होते। फिर मंदा बोली, असल में गलती मेरी ही थी। अगर मैंने शादी से पहले तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो शायद आज तुम मुझ पर विश्वास करती और मेरी मदद करती। लेकिन अब से मैं तुम्हारे इस काम में साथ दूंगी क्योंकि तुम्हारा काम समाज के लिए बहुत अच्छा है। तुम्हारे काम से जिन माता पिता को संतान नहीं होती उन्हें बच्चा मिलता है, और जो बच्चे अनाथ हैं उन्हें माता पिता मिलते हैं। इस तरह हजारों महिलाओं का घर टूटने से बचता है। ये सुनकर समृद्धि और मंदा एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी और मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मेरी पत्नी ने इतनी हिम्मत दिखाकर समाज की पीड़ित महिलाओं के लिए इतना बड़ा और साहसी कार्य अपने कंधों पर उठाया था। उसे सच में मेरा सलाम। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व होने लगा था। दोस्तों, अगर आपको भी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर सेट करें ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।